हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास में श्वसन की क्रियाविधि के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि का प्रथम चरण, अंतःश्वसन। इंस्पायरेशन, या ऐसे निःश्वसन भी कहते हैं। इनहेलेशन, अंतःश्वसन जो होता है ये सामान्य वक्ष गुहा की स्थिति में परिवर्तन से होता है, इसलिए ये सक्रिय क्रिया होती है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंतःश्वसन दो प्रकार की क्रियाओं द्वारा पूर्ण होती है। कौन सी दो क्रियाएं होती है? देखिए, एक नंबर बाह्य अंतरापरशुक पेशी के अंदर संकुचन होना। बाह्य अंतरापरशुक पेशी के अंदर जब संकुचन होता है तो दो प्रकार की गतियां होती है। एक नंबर गति पसलियों का ऊपर की ओर गति करना, और दो नंबर स्टर्नम का आगे की ओर आना और नीचे की ओर गति करना। दूसरी नंबर की क्रिया जो होती है वो अरीय पेशियों में संकुचन होता है। अरीय पेशियों में जब संकुचन होता है तो डायफ्राम जो होता है वो सामान्य स्थिति में गुंबद आकृति का होता है, जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। जिससे अरीय पेशियों के अंदर जब संकुचन होता है तब डायफ्राम जो होता है वो गुंबद आकृति से चपटा हो जाता है। ये दोनों जब क्रियाएं होती हैं तब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर वक्ष गुहा के अंदर स्थित लंग्स जो होते हैं उनका आयतन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों के अंदर स्थित वायु दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, और इस स्थिति के अंदर वायुमंडल से वायु श्वसन मार्ग से होती हुई फेफड़ों में भर जाती है। तो ये क्रिया जो होती है वो अंतःश्वसन कहलाती है। तो दो प्रकार की क्रियाएं यहाँ होती हैं। ध्यान रखने योग्य बात ये रहती है कि अंतःश्वसन के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक नंबर बाह्य अंतरापरशुक पेशी के अंदर संकुचन, दो नंबर डायफ्राम के अंदर संकुचन। ऐसी दो स्थितियों के अंदर वक्ष गुहा का आयतन है वो बढ़ जाता है, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने पर फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, और फेफड़ों का आयतन बढ़ने पर फेफड़ों के अंदर वायु दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर वायुमंडल से वायु श्वसन मार्ग से होती हुई फेफड़ों में भर जाती है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये अंतःश्वसन का है। देखिए, इसके अंदर ये वक्ष गुहा के अंदर ये फेफड़े स्थित होते हैं। यहाँ पर जो होती है ये पसलियां और स्टर्नम होती है, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये डायफ्राम, और यहाँ पर कशेरुका है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जब अंतःश्वसन होता है तब यहाँ पर पसलियां और स्टर्नम जो होती है वो ऊपर की ओर यानी कि फैलाव होता है। तो मैं ये लिख लेता हूँ, पसलियां व स्टर्नम में फैलाव। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से फैलता है। दूसरी स्थिति डायफ्राम का संकुचन। डायफ्राम जो होता है वो चपटा होता है, यानी कि गुंबद आकृति से नीचे की ओर आता है। तो मैं यहाँ इस प्रकार से लाइन कर देता हूँ। डायफ्राम का संकुचन यानी कि डायफ्राम का चपटा होना। इस स्थिति के अंदर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। तो यहां लिख लेता हूं, वक्ष के आयतन में वृद्धि।
और जब वक्ष के आयतन में वृद्धि होती है तब वक्ष के अंदर जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर वायु दाब जो होता है वो कम हो जाता है वायुमंडलीय दाब से। तो ऐसी स्थिति के अंदर वायु का फेफड़ों में प्रवेश, वायु का फेफड़ों में प्रवेश, और ये कहलाता है अंतःश्वसन। ये क्या कहलाता है? अंतःश्वसन। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ दो क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया बाह्य अंतराप्रसुप्त के अंदर संकुचन, जिसके फलस्वरूप दो गतियां होती हैं। पहली गति पसलियों का ऊपर की ओर गति करना, दूसरी स्टर्नम का आगे आना और थोड़ा नीचे आना। दूसरी क्रिया जो होती है वो होती है डायफ्राम के अंदर संकुचन, जिससे डायफ्राम जो होता है वो गुंबद आकृति से चपटा हो जाता है। इन दो क्रियाओं के फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और ये वक्ष गुहा का आयतन सामान्य स्थिति से बढ़ता है। इसलिए ये क्रिया सक्रिय क्रिया होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के कारण फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों का आयतन बढ़ने के कारण फेफड़ों के अंदर स्थित वायु दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिससे वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर यानी कि वायुमंडल से फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वसन मार्ग से होती हुई ये क्रिया जो होती है वो अंतःश्वसन कहलाती है। यह सक्रिय क्रिया है। इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, यह निम्न दो क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। कौन सी दो क्रियाएं? नंबर एक, बाह्य अंतराप्रसुप्त एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होना। इससे दो प्रकार की गतियां होती हैं। इससे दो प्रकार की गतियां होती है। कौन सी दो प्रकार की होती है? नंबर एक, पसलियों का ऊपर की ओर गति करना। दूसरी गति स्टर्नम पूर्वस्थित।
थोड़ा आगे एवं नीचे की ओर गति करता है। यानी कि बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी जो होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है, जब इसके अंदर संकुचन होता है तो दो प्रकार की गतियां होती है। एक, पसलियां ऊपर की ओर गति करती है। 2 नंबर, स्टर्नम थोड़ा आगे और नीचे की ओर गति करता है, जिसके फलस्वरूप वक्ष गुहा है का आयतन बढ़ता है। इसके साथ में दूसरी क्रिया जो होती है वो होती है डायफ्राम के अंदर संकुचन। यानी कि डायफ्राम के अंदर अरीय पेशियों के अंदर संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप डायफ्राम जो होता है वो गुंबद आकृति से चपटा हो जाता है। यानी कि डायफ्राम जो होता है वो पहले इस प्रकार से गुंबद आकृति का होता है, और जैसे ही इनकी अरीय पेशियों में संकुचन होता है तो डायफ्राम जो होता है वो गुंबद आकृति से चपटा हो जाता है, इस प्रकार का हो जाता है। तो ये स्थिति जो होती है वो अरीय पेशियों में संकुचन कहलाती है। तो ये दूसरी क्रिया है जो हम यहां लिख लेते हैं। 2 नंबर क्रिया, डायफ्राम का गुंबद आकृति से चपटा होना। डायफ्राम का गुंबद आकृति से चपटा होना। ये जब 2 क्रियाएं होती है, इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप ये वक्ष गुहा जो होती है वो फैल जाती है, यानी कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो वक्ष गुहा के अंदर स्थित फेफड़े जो होते हैं वो लचीले होते हैं, वो फेफड़े भी फैल जाते हैं। जब फेफड़े फैल जाते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो वायु दाब होता है वो वायु दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वायुमंडल से वायु शोषण मार्ग से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है, और ये क्रिया जो होती है वो अंतःश्वसन कहलाती है। इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वक्ष गुहा के आयतन में हुई वृद्धि के कारण फेफड़ों के आयतन में समान वृद्धि होती है। फेफड़ों के आयतन में वृद्धि के फलस्वरूप फुफ्फुसीय दाब वायुमंडल दाब से वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है।
वायुमंडल की वायु बलपूर्वक श्वसन मार्ग से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस क्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं।